गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस आईएमपी क्वेश्चन सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। आज लास्ट लेक्चर में हमने आईएमपी क्वेश्चंस में सेल बायोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आइए अब देखते हैं हम फोटोसिंथेसिस के आईएमपी क्वेश्चंस जो सीधा पीएटी एग्जाम को टारगेट करने वाले हैं। पीएटी एग्जाम को टारगेट करने वाले क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं आईएमपी क्वेश्चन सीरीज में। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो यहां से आता है, निम्न में से किसने प्रिज्म या हरे शैवाल क्लेडोफोरा एवं वायवीय जीवाणु को प्रयुक्त किया तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए पहले क्रियात्मक स्पेक्ट्रम को आरेखित किया? Who used prism, green alga, cladophora and aerobic bacteria and plotted the first action spectrum for photosynthesis? तो ये जो है, हम यहाँ से ये प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट है और इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पीएटी में आने के चांसेस पूरे हैं। तो हम ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट समझेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम इसका करेक्ट आंसर देंगे। जैसे इसका करेक्ट आंसर है इंगलमैन या इंगलमान, इसका करेक्ट आंसर है। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। क्या था एक्सपेरिमेंट, ये समझते हैं इसको। इंगलमान ने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। ये है प्रिज्म लिया और इस प्रिज्म को यहां से व्हाइट लाइट इसमें गुजारी, सफेद प्रकाश, व्हाइट लाइट इसमें गुजारी। और हम जानते हैं प्रिज्म जो होता है वो 7 कलर्स में लाइट को डिवाइड कर देता है। सेवन कलर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट लाइट थी, रेड और ब्लू लाइट। यहाँ पर इन्होंने क्लेडोफोरा शैवाल को रखा, इस शैवाल को इन सभी लाइट्स में रखा, क्लेडोफोरा शैवाल को। और ये क्लेडोफोरा शैवाल ने इन सभी लाइट में से, क्योंकि क्लेडोफोरा जो है वो शैवाल है, शैवाल एल्गी है, क्लेडोफोरा शैवाल को इन सभी लाइट में रखा। सभी लाइट में रखा तो उन्होंने कल्चर मीडियम लिया था और यहाँ पर जब उन्होंने क्लेडोफोरा शैवाल को इस सभी लाइट में रखा तो उनको ब्लू लाइट और रेड लाइट, ब्लू और रेड लाइट में इस शैवाल की कॉलोनी जो मिली, रेड कलर और ब्लू कलर में जो कॉलोनी मिली थी उनको, वो शैवाल की कॉलोनियां ज्यादा मिली। मतलब ज्यादा से ज्यादा इन लाइट में उन्होंने प्रकाश संश्लेषण किया और अपनी संख्या को बढ़ाया। किस लाइट में? ब्लू लाइट और रेड लाइट में। तो यहाँ पर इन दोनों में, ब्लू लाइट और रेड लाइट के सामने, इस क्लेडोफोरा शैवाल की कॉलोनी उनको ज्यादा मिली। इससे उनको एक बात समझ में आई, इंगलमान को, कि ब्लू लाइट और रेड लाइट प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त प्रकाश है। मतलब इसी प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सर्वाधिक होती है। कौन से प्रकाश में? लाल प्रकाश और नीले प्रकाश में, रेड लाइट एंड ब्लू लाइट, जहां पर उनको क्लेडोफोरा शैवाल की अत्यधिक कॉलोनियां मिली इन दोनों प्रकाश में। इन दोनों प्रकाश के इस प्रिज्म ने, ये प्रिज्म है यहाँ पर, इस प्रिज्म ने सफेद प्रकाश को 7 वेवलेंथ या तरंगदैर्घ्य के आधार पर 7 रंगों में बांट दिया था और इस 7 रंगों को अलग अलग रंगों में कॉलोनियां रखी गई, वो भी किसकी? क्लेडोफोरा शैवाल की। उस क्लेडोफोरा शैवाल ने सर्वाधिक कॉलोनी किसमें बनाई थी? नीले और लाल रंग। इससे एक बात समझ में आ गई इंगलमान को, ये प्रयोग इंगलमान का था। तो इंगलमान को एक बात समझ में आ गई यहाँ से कि लाल प्रकाश और नीले प्रकाश में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। क्लेडोफोरा शैवाल भी एक पादप है। तो ये जो शैवाल है क्लेडोफोरा, उसने अपनी कॉलोनियां विकसित की इन दोनों प्रकाश में। और इससे एक बात सिद्ध हो गई कि नीला और लाल प्रकाश ही सबसे उपयुक्त प्रकाश है जिसमें पौधे प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक दिखाते हैं। ये प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? इंगलमान। चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ का यही
who used prism, green algae, cladophora and aerobic bacteria and plotted the first action spectrum for the photosynthesis. निम्न में से किसने प्रिज्म, हरे शैवाल, क्लेडोफोरम, वायवीय जीवाणु को प्रयुक्त किया तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए पहले क्रियात्मक स्पेक्ट्रम को आरेखित किया? वो काम किसने किया है? इंगलमान ने। करेक्ट आंसर क्या है? इंगलमान। अब हम चलते हैं यहां से दूसरे प्रश्न की तरफ। ये भी एक प्रयोग से रिलेटेड है। निम्न में से किसने बैंगनी तथा हरे सल्फर बैक्टीरिया पर प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन जल से आती है, ना कि CO2 से? प्रश्न वही है कि ऑक्सीजन कहां से आती है? ऑक्सीजन जल से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। प्रयोग किस पर किया है? सल्फर जीवाणु, बैंगनी व सल्फर जीवाणु पर प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला। ये बात किसने बताई है? Who, after conducting experiments on purple and green sulfur bacteria, inferred that O2 evolved during photosynthesis comes from water, not from CO2. तो ये बात बताने वाले, ये बात समझाने वाले साइंटिस्ट है, हम जानते हैं वो साइंटिस्ट कौन है? वान नील। वान नील ने ही फर्स्ट टाइम ये बताया था हमको कि ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वाटर से, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। जो फोटोसिंथेसिस से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन रिलीज्ड होती है, हम जानते हैं वो कहाँ से आती है? वो आती है वाटर से, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। और ये फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किसने किया है? वान नील ने रिपोर्ट किया है। तो उन्होंने किसकी हेल्प से किया था? सल्फर बैक्टीरिया की। जो कि बैक्टीरिया जिस तरह से फोटोसिंथेसिस में, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में, चलो इसको यहाँ से समझ लेते हैं। CO2 धन 12H2O in the presence of light, प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज या सीधा ग्लूकोज नहीं लिखते, ऊपर फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2, ये फोटोसिंथेसिस है। और इसी के कंपैरिजन में 6CO2 plus 12H2S, ये भी लाइट की प्रेजेंस में, प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ जीवाणुवीय प्रकाश संश्लेषण बनता है C6H12O6 plus 6H2O plus 12S। ऊपर वाली फोटोसिंथेसिस प्लांट्स परफॉर्म करते हो, नीचे वाली बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस है। बैक्टीरिया वाटर की जगह क्या यूज करते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड। ग्लूकोज दोनों में प्रोड्यूस होता है, वाटर भी दोनों में प्रोड्यूस होता है, लेकिन जो ऑक्सीजन यहाँ रिलीज हो रही है वो वाटर से भी आ सकती है और CO2 से भी आ सकती है। और वान नील ने ये बताया कि ये जैसे यहाँ सल्फर रिलीज हो रही है, सल्फर कहाँ से आ रही है? H2S से। इसी बात को प्रूव करते हुए उन्होंने बताया कि ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है ये कहाँ से आ रही है? वाटर से आ रही है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है। इस बात को प्रूफ करने वाले साइंटिस्ट कौन है? वान नील। लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं कर पाए, उन्होंने सिर्फ देखकर बताया। किसको? बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस को। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस को देखकर उन्होंने ये समझाया और ये बताया कि यहाँ जैसे H2S से क्या निकल रहा है? सल्फर, वैसे यहाँ H2O से क्या रिलीज हो रहा है? ऑक्सीजन। तो ये जो बात बताई है, ये बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे? वान नील। फर्स्ट टाइम उन्होंने ही बताया कि ऑक्सीजन रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर, नॉट फ्रॉम CO2। जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है वो जल से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं अब हम। करेक्ट आंसर कौन है? वान नील। PS फर्स्ट का जैव रासायनिक लक्ष्य होता है। The biochemical objectives of PS first is to। PS फर्स्ट मतलब यहाँ पर वर्णक तंत्र प्रथम की बात चल रही है। PS फर्स्ट जिसका अभिक्रिया केंद्र है P700, P700। इसका मेन एम क्या है? NADPH को ऑक्सीकृत करना,
एटीपी का जल अपघटन करना, एडीपी का फास्फोरीकरण करना, एनएडीपीएच का अपचयन करना, ऑक्सीडाइज एनएडीपीएच, हाइड्रोलाइज एटीपी, फास्फोराइलेट एडीपी, रिड्यूस एनएडीपीएच। करेक्ट आंसर क्या है? रिड्यूस एनएडीपी। क्योंकि ये नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन में एटीपी का जल का अपघटन जो होता है वो कहाँ होता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी कहाँ होगी? पीएच सेकंड में। यहाँ पर सिर्फ पीएच फर्स्ट में क्या होगा? तो एनएडीपी से बनेगा NADPH2, मतलब यहाँ रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो NADP किस में कन्वर्ट हो रहा है? NADPH2 में। और ये कौन करता है? पीएच सेकंड। कौन सी क्रिया में, कौन सी प्रोसेस में? वो है नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन। यहाँ से घूम के आने वाली नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन में इस तरह का वर्क होता है। NADP इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H+ आयन के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? NADPH2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? रिड्यूस NADP+। ये वो क्वेश्चन से मैं फिर बोल रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि ये वो क्वेश्चन से जो पीएटी में आने के पूरे चांस हैं। हो सकता है इससे रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए या यही का यही सीधा आए। वैसे तो यहाँ सीधा का सीधा ऑप्शन के सीक्वेंस भी चेंज नहीं करेगा, सीधा का सीधा पीएटी वाला इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो ये था थर्ड का आंसर क्या है? NADP का अपचयन या रिड्यूस NADP+। ये ध्यान रखना है यहाँ से। अब हम नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जेड स्कीम मतलब सीधी सी बात है अचक्रीय फास्फोराइलेशन में निम्न में से कौन शामिल होता है? पीएच फर्स्ट, सही बात है, पीएच फर्स्ट भी शामिल होता है, पीएच फर्स्ट शामिल होता है। पीएच सेकंड भी होता है नॉन चक्रीय फास्फोराइलेशन में। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी शामिल रहते हैं। इसका मतलब सभी का सभी उत्तर इसका क्या है? सही। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मतलब जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, जैसे FRS, FD, PQ, साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, ये सब के सब जो है PC, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। तो ये सब के सब पार्टिसिपेट करते हैं कौन सी प्रोसेस में? नॉन साइक्लिक मतलब जेड स्कीम में। इसका करेक्ट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यह मानते हुए कि थाइलेकॉइड किसी तरह छिद्रित पंचर कर दिया गया है ताकि थाइलेकॉइड का आंतरिक भाग स्ट्रोमा से अधिक समय के लिए विलग ना रहे, इस प्रकार के क्षय का निम्न में से किस प्रक्रिया पर सीधा प्रभाव पड़ेगा? सीधी सी बात है, थाइलेकॉइड जो है उसे पंक्चर कर दिया गया है, तो इसका प्रभाव अब किस प्रक्रिया पर पड़ेगा इस कोशिका के अंदर? Assuming a thylakoid is somehow punctured so that the interior of the thylakoid is no longer separated from the stroma, this damage will have the most direct effect on which of the following processes? तो थाइलेकॉइड को पंचर किया गया है, कौन सी प्रोसेस पर इफेक्ट पड़ेगा? पहले हम पोजीशन समझ लेते हैं थाइलेकॉइड की। ये जो है हरित लवक, दोहरी काई झिल्ली से घिरा है, डबल मेम्ब्रेन सराउंडेड स्ट्रक्चर थाइलेकॉइड। ये यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, जिसमें यहाँ पर यह है थाइलेकॉइड्स। ये थाइलेकॉइड के अंदर ये जो थाइलेकॉइड है यहाँ पर इस तरह से ढेर बनता है जिसको ग्रेनम कहा गया है। यहाँ पर यह वाला पोर्शन क्या है? थाइलेकॉइड। ये पोर्शन क्या है? थाइलेकॉइड। और ये जो थाइलेकॉइड का पोर्शन है, जो ये थाइलेकॉइड है, इस थाइलेकॉइड की अगर हम बात करें तो यहाँ ये थाइलेकॉइड है और ये जो यहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट है, इस फ्लूइड को क्या नाम दिया गया है? स्ट्रोमा। ये जो द्रव्य है इसको स्ट्रोमा कहा है। और ये जो यहाँ पर एक गोलाकार चपटी संरचना है जिसे क्या नाम दिया गया है? थाइलेकॉइड।
इस थाइलेकॉइड के अंदर हम जानते हैं दाने के समान संरचना जिनको क्वांटासोम कहा है, ये क्वांटासोम, और क्वांटासोम के अंदर ही भरा होता है क्लोरोफिल वर्णक। इस थाइलेकॉइड के अंदर जो यहाँ पर क्वांटासोम है उसके अंदर क्लोरोफिल वर्णक भरा होता है, मतलब सारी प्रक्रियाएं जो है प्रकाशिक अभिक्रिया से संबंधित वो सब इस थाइलेकॉइड के अंदर होने वाली है। और अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होने वाली, स्ट्रोमा। लेकिन इस थाइलेकॉइड को क्या कर दिया है, पंचर। यहाँ से थाइलेकॉइड को इस तरह से क्या किया है, पंचर, ये पंचर कर दिया है। अब ये स्ट्रोमा जो फ्लूइड है, स्ट्रोमा फ्लूइड जो यहाँ है, इसको पंचर होने से स्ट्रोमा फ्लूइड अब कहाँ भरने लग गया है, ये स्ट्रोमा फ्लूइड इस थाइलेकॉइड के अंदर भी क्या भर गया है, स्ट्रोमा। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, किस प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा, तो ध्यान रखना है एटीपी का जो संश्लेषण होता है वो एटीपी का संश्लेषण होता है कीमोऑस्मोटिक थ्योरी। कीमो परासरण सिद्धांत जो है उसके प्रक्रिया के द्वारा ही एटीपी का संश्लेषण होता है। हम जानते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया जो इस थाइलेकॉइड के अंदर चल रही उसमें एटीपी का निर्माण भी होता है। प्रकाशिक अभिक्रिया के अंतिम उत्पाद एटीपी, NADPH2 और ऑक्सीजन है। तो इस एटीपी का निर्माण जो है वो होने वाला कहाँ है, थाइलेकॉइड के अंदर। और थाइलेकॉइड के अंदर किस कारण से होता है, तो यहाँ एक ऑस्मोसिस प्रक्रिया बनती है और वो ऑस्मोसिस प्रक्रिया इस झिल्ली के द्वारा परफॉर्म होती है। यहाँ जो थाइलेकॉइड की झिल्ली है इसके द्वारा, तो ये एटीपी का निर्माण होता है। लेकिन जब ये पंचर हो गया तो आसानी से ये स्ट्रोमा इसके अंदर भर गया, मतलब वो जो ऑस्मोसिस प्रक्रिया होनी है वो बंद हो गई। ऑस्मोसिस बंद हो गई तो एटीपी का संश्लेषण क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। बाकी प्रक्रियाएं वैसी की वैसी होंगी क्योंकि वो सब किसमें हो रही है, क्वांटासोम के अंदर। इसलिए एक प्रभाव पड़ेगा कीमोऑस्मोटिक थ्योरी सिद्धांत के कारण, वो कहाँ पड़ेगा, एटीपी में। मतलब सीधी सी बात करें, यहाँ से ऑप्शन पढ़ लेते हैं। जल का अपघटन, जल का प्रकाशिक अपघटन पीएस फर्स्ट से पीएस सेकंड, मतलब क्लोरोफिल वर्णक पर हो रहा है। क्वांटासोम के अंदर हो रहा, कोई खतरा नहीं है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में कोई समस्या नहीं होगी। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, क्लोरोफिल तो अपना काम करेगा, प्रकाशिक ऊर्जा लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा, अवशोषण करेगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ये भी चलेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोसिस्टम सेकंड टू फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम में इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होंगे क्वांटासोम के अंदर, वो भी सब कुछ वैसे ही चलेगा। इलेक्ट्रॉन का प्रकाश तंत्र द्वितीय से प्रकाश तंत्र प्रथम को प्रवाह होना, ये भी वैसा का वैसे ही चलेगा। सिर्फ एक गड़बड़ होगी, एटीपी संश्लेषण। एटीपी का संश्लेषण यहां से नहीं होगा, एटीपी का संश्लेषण यहां से नहीं होगा। एक ही प्रक्रिया जो आपको ध्यान रखनी है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एटीपी का संश्लेषण यहां से नहीं होगा, जो भी मैंने बताया। क्यों नहीं होगा, मैंने बताया क्योंकि ऑस्मोसिस वाली प्रक्रिया ब्रेक हो जाएगी, वो दीवार ही टूट गई जिससे ऑस्मोसिस परासरण होता था, तो इस कारण एटीपी का संश्लेषण नहीं होगा। तो इसका आंसर याद रखना, एटीपी का संश्लेषण नहीं होगा। तो ये एक प्रश्न है जिसको आपको याद रखना है। अगर प्रश्न आएगा तो वैसा वैसे आएगा आपके पास परीक्षा में, बस आपको इसका उत्तर ध्यान होना चाहिए कि अगर थाइलेकॉइड को पंचर कर दिया तो पंचर करने से हवा बाहर निकल जाएगी, हवा निकल गई मतलब क्या हो जाएगा, एटीपी का संश्लेषण नहीं होगा। अब एटीपी, हवा कितनी भरो, पंचर पहिए से हवा निकल जाएगी, मतलब एटीपी का संश्लेषण कभी भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर क्या है, एटीपी का संश्लेषण नहीं होगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन अप्रकाशिक अभिक्रियाओं के बारे में सही है? Which of the following statements about dark reaction is correct? अप्रकाशिक अभिक्रिया जो स्ट्रोमा में चलती है, और स्ट्रोमा में चलने वाली अप्रकाशिक अभिक्रिया का के संबंध में सीधा सही कथन बताना है। यहाँ से ये अंधकार में संपन्न होती है, they occurs in darkness, सही बात है। ये अंधकार में होती मतलब इनको प्रकाश से कोई लेना देना नहीं है, हो सकता है। ये प्रकाश पर आश्रित नहीं होती है, दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, करेक्ट बताना है। ये बात भी सही है, ये भी सही है। दे आर डिपेंडेंट अपॉन द प्रोडक्ट सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन, ये प्रकाश अभिक्रिया के दौरान संश्लेषित उत्पादों पर निर्भर होती है, ये बात भी सही है। मतलब यहाँ पर से तो सारे के सारे उत्तर सही लग रहे हैं, मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है, उपरोक्त सभी। ये अंधकार में संपन्न होती है,
सही बात है। क्यों? क्योंकि इसको प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, ये प्रकाश पर आश्रित नहीं होती, ये बात भी सही है, इस पे लाइट डिपेंडेंट है ही नहीं, इसको लाइट की आवश्यकता नहीं है। ये प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान सदस्य उत्पादों पर निर्भर करती है। कौन कौन से? एटीपी व NADPH2। ये भरी गाड़ियां जो कहां से आती है? प्रकाशिक अभिक्रिया से, इन पर डिपेंडेंट है इसकी। मतलब ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी यहाँ पर कथन क्या है? सत्य कथन है। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं यहाँ से। C3 चक्र की किस अवस्था में ग्लूकोज का संश्लेषण होता है? ग्लूकोज सिंथेसाइज अकर्स ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ C3 साइकिल? ग्लूकोज का संश्लेषण किस C3 चक्र की किस अवस्था में होता है? तो हम जानते हैं सबसे पहली अभिक्रिया है कौन सी? कार्बोक्सिलेशन। दूसरी है यहाँ पर रिडक्शन, और तीसरी है रीजनरेशन। और ऑक्सीजनेशन में तो कभी होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया है ये प्रकाश श्वसन में होती है। तो इन तीनों में से जो कि यह C3 चक्र की अवस्थाएं हैं, ग्लूकोज का निर्माण कहाँ होता है? कार्बोक्सिलेशन में तो हम जानते हैं PGA का निर्माण होता है। रीजनरेशन की अवस्था में तो PGAL से बन जाता है फिर से पुनः RUBP का निर्माण। तो PGA से क्या बनता है? PGAL, और यहीं से एक अणु अलग हो जाता है और जो आगे जाकर क्या बनाता है? ग्लूकोज। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है? अपचयन। PGA से PGAL, PGAL से RUBP। तो रीजनरेशन में आप PGAL से क्या बनता है? RUBP। रिडक्शन में PGA से PGL, और कार्बोक्सिलेशन में RUBP से PGA। तो इस पूरी घटना के दौरान ये जो ग्लूकोज का निर्माण है कहाँ होता है? रिडक्शन में। ध्यान रखना, एक टाइप का रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर। तो अपचयन या रिडक्शन में ही ग्लूकोज का क्या होता है? निर्माण होता है। तो वो अवस्था कौन सी है जिसमें C3 चक्र में ग्लूकोज का निर्माण होता है? कौन सी है? अपचयन या रिडक्शन है? रिडक्शन या कौन सी है प्रक्रिया? वो अपचयन। ध्यान रखना, तीनों में से कौन सी प्रक्रिया है? वो रिडक्शन। हमको ऐसा लगता है कि रीजनरेशन में बन रहा है, लेकिन रीजनरेशन में नहीं बन रहा, वो किसमें है? रिडक्शन में। इसीलिए प्रश्न आपके लिए यहाँ लाए गए हैं कि जहां आप गलती कर सकते हो, छोटी छोटी सी बारीक गलतियां, उनको भी यहाँ सुधारा जा सके। अगला प्रश्न है, क्रेंज शारीरिकी निम्न में से किस पौधे द्वारा नहीं दर्शाई जाती है? क्रेंज आकार की समझते हैं। पत्तियों में विशेष प्रकार की आकार की पाई जाती, जिसमें दो कोशिकाओं के स्पष्ट घेरे नजर आते हैं, बाहर की तरफ मेसोफिल और अंदर की तरफ बंडल ऑफ सीड। तो क्रेंज आकार की बताने वाले पौधे होते हैं C4 पौधे, C4 प्लांट्स। और C4 प्लांट्स के यहाँ पर एग्जाम्पल, क्रेंज एनाटॉमी इज नॉट एग्जिबिटेड। कौन नहीं दर्शाता? मतलब C3 पौधा बताना है। मेज, मक्का C4 पौधा है, ये नहीं ये तो दर्शाएगा। सुगर केन दर्शाएगा, सोरगम दर्शाएगा, सनफ्लावर नहीं दर्शाएगा। सूरजमुखी इसका क्या है करेक्ट आंसर? सूरजमुखी सनफ्लावर C3 प्लांट है, बाकी तीनों कैसे प्लांट है? ये C4 प्लांट। कौन कौन से? मक्का, सुगर केन, मक्का, गन्ना और ज्वार, मेज, सोरगम और सुगर केन, ये तीनों के तीनों पौधे कैसे हैं? ये C4 पौधे हैं। C3 पौधा यहाँ पर कौन सा है? सनफ्लावर, सूरजमुखी है। तो ये C3 पौधे, बाकी सारे पौधे क्या है? C4। तो करेक्ट आंसर क्या है? सूरजमुखी या सनफ्लावर। यहाँ ये बात ध्यान रखना कि नहीं दर्शाया और दर्शाया, ये ध्यान रखना है। ऐसे में जल्दीबाजी में पहले ऑप्शन पढ़ा मेज और लगा दिया मक्का, क्योंकि सही उत्तर है वो। कि कौन क्रेंज आकार दर्शाते हैं? बहुत सरल प्रश्न समझ के पहला उत्तर लगा देते हैं मक्का, मेज, और आगे बढ़ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उन्हें पूछा है कि नहीं दर्शाने वाला, तो चारों ऑप्शन पढ़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है आपको। रुबिस्को है राइबोलोज बाइफॉस्फेट जो एंजाइम है। तो रुबिस्को एंजाइम क्या है? RUBP कार्बोक्सिलेज, RUBP कार्बोक्सिलेज, RUBP ऑक्सीजनेज, RUBP ऑक्सीजनेज, RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, RUBP कार्बोक्सी डिसम्यूटेज। डिसम्यूटेज। तो इसका करेक्ट आंसर है
RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, क्योंकि RUBP कार्बोक्सिलेज तो हम समझते हैं RUBP किससे जुड़ जाता है, CO2 से, और क्या बनाता है, PgSE3 चक्र में। लेकिन जब ये प्रकाश शोषण करता है यही RUBP जुड़ जाता है ऑक्सीजन से और बनाता है PGA धन 2 कार्बोफॉस्फोग्लाइकोलेट पदार्थ बनाता है, और उसे C2 चक्र जिसे कहा है हमने, या वहां की प्रक्रिया में ऑक्सीजन से जुड़ता है RUBP, इसलिए ऑक्सीजनेस कहा जाता है। तो प्रकृति बदलता है इसलिए इसका नाम ही रख दिया RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। दोनों काम करता है, कार्बोक्सिलेशन भी करता है ऑक्सीजनेशन भी करता है। तो कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन दोनों करने वाला है कौन है, यहाँ से RUBP, इसलिए रूबिस को क्या है, RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम है। अगला हम आगे प्रश्न देखें यहाँ से, प्रकाश श्वसन की प्रक्रिया में क्रमशः कितने ATP NADPH2 उत्पन्न होते हैं। प्रकाश श्वसन, हाउ मेनी ATP and NADPH2 are respectively produced in the process of photorespiration। फोटोरेस्पिरेशन पूछा है, प्रकाश श्वसन पूछा है, और हम जानते हैं प्रकाश श्वसन में ATP और NADPH2 बनने की जगह व्यर्थ खर्च हो जाते हैं। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है, सुनिए, अरे बनने की जगह क्या हो जाते हैं, व्यर्थ खर्च हो जाते हैं। तो जल्दीबाजी में कुछ लगा नहीं देना यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर क्या है, शून्य शून्य। प्रकाश श्वसन में, फोटोरेस्पिरेशन में, यहाँ ATP और NADPH2 बनने की जगह व्यर्थ क्या हो रहे हैं, खर्च होते हैं। करेक्ट आंसर 0 इसका। अगला प्रश्न, प्रकाश की गुणवत्ता दर्शाती है। प्रकाश की गुणवत्ता दर्शाती है मतलब प्रकाश, जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है, प्रकाश की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है। प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ ऑफ लाइट, प्रकाश की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ लाइट। तो गुणवत्ता डिपेंड करती है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य या प्रकाश की तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 680 नैनोमीटर PS सेकेंड, 700 नैनोमीटर PS फर्स्ट, लाल प्रकाश, नीला प्रकाश, नीला और लाल प्रकाश, प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। और ये जो प्रकाश है ये किसके बेसिस पर बताए गए हैं, तरंगदैर्घ्य के आधार पर। इसलिए हम बोल सकते हैं कि प्रकाश की गुणवत्ता जो है वो नापी जाती है किस रूप में, वेवलेंथ ऑफ लाइट, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के आधार पर। अगला प्रश्न यहां से, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया के दौरान निम्न बनते हैं। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड। प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या क्या बनते हैं, लाइट रिएक्शन में क्या क्या बनते हैं समझना है। ATP और शर्करा, ATP एंड शुगर, शुगर तो बनती नहीं, ATP बनता है, तो ऑप्शन गलत है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड शुगर, शुगर आ गया मतलब मामला गलत, शर्करा आ गया मतलब मामला गलत। ATP, हाइड्रोजन डोनर एंड O2, O2 भी बनती है, ATP बनती है, हाइड्रोजन डोनर। अब समझते हैं तीसरा ऑप्शन, ATP, O2 डोनर एंड हाइड्रोजन। तो इन दोनों उत्तर में से ये उत्तर गलत है और सबसे सही उत्तर क्या है, C, ATP, हाइड्रोजन दाता और ऑक्सीजन। क्योंकि हम जानते हैं ATP बनता है, NADPH2 बनता है और ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन दाता नहीं बनता, ऑक्सीजन बनता है। ATP बनता है और हाइड्रोजन दाता या हाइड्रोजन डोनर बनता है, क्योंकि NADPH2 क्या डोनेट करता है, हाइड्रोजन, और बदल जाता है NADP, क्योंकि इनसे मिलकर ही बना। हाइड्रोजन दाता है, डोनर है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ATP, हाइड्रोजन दाता और ऑक्सीजन। तो इसका क्या है करेक्ट आंसर। ये हमारे 12 क्वेश्चंस थे जो हमने आज डिस्कस करे IMP टेस्ट सीरीज के दौरान। ये 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो इस IMP सीरीज के अंतर्गत रखे गए थे, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के।
इन क्वेश्चंस के आंसर्स को आपको सीधा समझना है और याद कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो आएंगे इसमें ऑप्शन के सीक्वेंस भी चेंज नहीं होंगे, ऑप्शन तो दूर की बात है, सीक्वेंस भी चेंज नहीं होंगे, वही सीक्वेंस आएंगे जिस सीक्वेंस से मैंने आपको यहाँ समझाया और बताया है। तो सीधा आपको क्या कर लेना है, आपको याद कर लेना है। थैंक यू सभी को।